नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भाभी उपन्यास का द्वितीय अध्याय। सवेरा हुआ, धूप छत से उतरकर आंगन में फैल गई। मजले भैया दातुन करते करते बोले, क्या बात है, आज सुधा अब तक सोई पड़ी है? मेरी भी गंदी आदत है, हर बात में मैं अपने को उत्तरदायी समझ बैठती हूँ, जैसे हर बात मुझी से पूछी जाती है। ब्याह से पहले जो संबंध इस घर से था वह तो अब नहीं हो सकता। 2-4 दिन की मेहमान होकर मैं क्यों अपने आप को इस प्रकार उलझाए हुए हूँ, यह मैं नहीं समझ पाती हूँ। भैया श्रीधर को संध्या समय के महान कांड का कुछ भी ज्ञान नहीं है, पर किस प्रकार उन्हें बताऊं, जीभ तालू से अटक रही है। भैया से ना तो मुझे लक्ष्य करके पूछा ही था और ना ही मेरा पद ही इस घर के खुफिया विभाग का था, इसलिए उनके प्रश्न का सारा कर्तव्य बड़ी भाभी पर ही जा पड़ा, जो स्नान वंदन करके तुलसी पूजा की तैयारी कर रही थी। किंतु हम दोनों को धर्म संकट से छुड़ाते हुए सुधा ने द्वार से भीतर प्रवेश किया। भैया श्रीधर ने कहा, सुधा तो इधर से आ रही है, कहाँ थी सुधा? सुधा ने मुंह घुमाकर उंगली दिखाते हुए कहा, वहाँ उस घर में, मैं अपनी चाची के पास सोती हूँ। भाभी तुलसी चौरे के पास पहुंच गई थी। उनके हाथ की गंगाजली छूटकर आवाज के साथ पृथ्वी पर गिर गई। सुधा भी उधर देखने लगी, भैया श्रीधर भी उधर ही देखने लगे। थोड़ी देर में काम पर जाने से पहले जब वे नहा धोकर खाने बैठे तो भाभी और देवर में सारी चर्चा हो गई। भाभी ने सब कुछ बता दिया। मजले भैया भोजन के साथ उसे भी उदरस्थ कर गए, जैसे कुछ घटना हुई ना हो। इस प्रकार का धीर गंभीर और उदासीन भाव दिखाकर केवल बीच बीच में हाँ हूँ करते हुए सब कुछ सुनते ही रहे और खाते भी गए। अंत में केवल इतना ही कहा, छोटी बहू ने अच्छा नहीं किया। बच्चों को यदि मन चाही शैतानी करने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो वह किसी को क्यों गिनेंगे? भाभी, यह तो है ना जी। वैसे क्या मैं सुधा और रामू में दुर्गति करती हूँ? यदि मैं झूठ कहती हूँ तो मेरी जीभ ना कट जाए। मैं तो सुधा को अपनी पेटजाई संतान ही समझती हूँ, और क्यों ना समझूं जब भगवान ने उसे मेरी गोदी में सौंप दिया है। भाभी ने आंखों में आंसू भर लिए। मजरे भैया ने कहा, छोटी बहू यूं तो समझदार है, पर अभी लड़कपन जो है। बड़ी भाभी बोली, इसे समझदारी कौन कहेगा भैया? थोड़ी देर ठहर कर कहा, सच बात तो यह है कि उन्हें बहाना चाहिए था। वे तो अलग होने में ही अपना हित देख रही थी। पति नौकर हो गया है, उसकी कमाई जेठ जिठानी ना खाए, इसकी चिंता उन्हें होनी स्वाभाविक थी। कोई बात ना मिली तो सुधा को ही उपलक्ष्य बना लिया। सुधा को साथ ले लेने में उन्होंने दूरदर्शिता ही की है। सुधा के कारण सुधा के बाप को भी अलग किया जा सकेगा। रहे हम तीनों प्राणी जो तुम्ही सबके दिए हुए टुकड़ों पर जीते हैं, हमारी ही तो खराबी है ना। भैया बोले, नहीं भाभी, छोटी बहू को तुम ऐसा ना समझो। मैं ठीक समझती हूँ भैया, तुम लोग भले ही उसे लड़कपन कहो, पर है ना बड़ी चतुर। सारी दुनिया हम लोगों को थूकेगी कि बाप के मरते ही छोटे भाई को निकाल दिया। मैं अपने इकलौते की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं भी किसी के कहने की परवाह नहीं करती। मेरे मन में जब कोई बुराई नहीं तो मैं काहे डरूं? मजले भैया, ठीक कहती हो भाभी, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि छोटी बहू का भाव तो यह कभी नहीं रहा होगा। भाभी, अजी हो सकता है 24 घंटे साथ साथ रहकर मैं भी उसे ना समझ सकी हूँ, पर मेरा विचार यही है कि वह वैसी दूध की धुली नहीं है। मजले भैया कपड़े पहनते हुए बोले, शायद। भाभी बोली, देख लेना। मजले भैया चले गए। उनसे भाभी को कोई उत्तर ना मिला। भाभी गोली बारूद भरे फिरती रही। कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो अपने को सम्मुख कर देता और वे उसके ऊपर जी भर कर उसे बरसा देती। मैं अपने स्थान पर बैठी थी, रामू का स्वेटर बुन रही थी। वह कहीं बाहर से खेलकर आकर मुझसे उलझ रहा था। रामू, बुआ तुम अब तो यहीं रहोगी? तू मुझे तंग क्यों करता रहे, काम करने क्यों नहीं देता? मैं नहीं रहूंगी तेरे पास। बुआ मैं तुम्हें ना जाने दूंगा। क्यों? तुम मुझे अच्छी लगती हो। देखो तुम ही तो मुझे कहानी सुनाती हो। जब फूफा जी आएंगे तो मैं तुम्हें छिपा दूंगा। जानती हो कहाँ? चाची के घर में। मैंने उसके गाल पर एक हल्की सी चपत जमा कर कहा, धत पाजी कहीं का। अच्छा बुआ तो क्या करूं? अरे तू तो मर्द है, मर्दों की तरह कह देना कि हम अपनी बुआ को नहीं भेजते। अच्छा, तब तब फूफा जी नाराज ना हो जाएंगे? हो जाने दो, पर यह तो बुरा होगा ना। वे तो मुझे बहुत सारी मिठाई देते हैं, तो मिठाई ले लेना। रामू, मिठाई ले लेने से वे तुम्हें ले जाएंगे? हाँ सो तो है, ले जाएंगे। पर बुआ जी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फूफा जी से कह दूं? क्या कह दे? यही कि मेरा स्वेटर बुनने तक तुमको ना ले जाएं? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
पर यह बुआ कब तक बन जाएगा? 2-3 दिन में? नहीं, इतनी जल्दी ना बुनना। तो तेरे पास दूसरा स्वेटर नहीं है? ना सही तो नंगा रहेगा, सब जगह बदनामी कराएगा, सब लोग हमारी हंसी ना उड़ाएंगे, कहेंगे इनका भतीजा नंगा रहता है, उनके पास जाड़ों में पहनने लायक एक स्वेटर तक नहीं। रामू, अच्छा तो बुआ तुम जल्दी बुन दो, फूफा जी के आने से पहले ही बुन दो। ठीक है। बरामदे में भाभी के पैरों की पाजेब की आवाज सुनाई दी। वे बड़े भैया के कमरे की ओर जा रही थी। आज अब तक बड़े भैया ने बिस्तर न छोड़ा था, चुपचाप अपने कमरे में ही पड़े थे। मालूम पड़ता था कल की घटना ने उनके मानसिक जगत को ही आंदोलित कर दिया था, वरन स्वास्थ्य पर ही प्रभाव डाला था। एक बार मैं रामू का कुर्ता लेने गई थी तो कमर के दर्द के कारण उनके कर्राने की आवाज सुनाई थी। भाभी जानबूझकर पैरों की आवाज करते हुए गई थी, पर भैया ने शायद सिर ना उठाया। तब वे चौखट का सहारा लेकर खड़ी हो गई और बोली, आज को भवन में कब तक रहा जाएगा? भैया ने करवट बदलकर और सिर उठाकर कहा, देवी क्षमा करो, आज जरा शरीर स्वस्थ हो लेने दो। अजी मैं भी तो सुनूं, इतने सोच का कारण क्या है? जिसे लिहाज रखना चाहिए जब वही अलग जा खड़ा हुआ, अपनी स्त्री के सामने बड़े भाई के बड़प्पन का भी ख्याल ना किया, एक बार भी ना पूछा कि आपकी क्या राय है, तो आप ही क्यों अधीर हो रहे हैं? फिर भाई भाई क्या सदा साथ ही रहते हैं? बड़े भैया ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने तो तुम्हारे काम में कभी विरोध नहीं किया, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। भाभी को पैर जमाने के लिए आधार मिलना चाहिए, फिर तो वे पीछे रहने वाली है नहीं। वे प्रतिरोध पाकर अपने मन के उफान को निकालने के लिए पैंतरे बदलते हुए बोली, तो मैंने यह सब किया है, यही तुम कहते हो? भैया ने उसी तरह संक्षिप्त सा उत्तर दिया, अपने मन से पूछो, मुझसे क्यों पूछती हो? स्वामी के द्वारा इस प्रकार दोषारोपित किए जाने से उसका हृदय विदलित हो उठा। उनके रोम रोम से बेतहाशा सिसकी फूट पड़ी। वे रोती हुई बोली, मैं ही सब अनर्थों की जड़ हूँ, सब लोग मिलकर मुझे संख्या क्यों नहीं दे देते? घर पाक ना हो जाएगा, सब लोग सुख की नींद सोएंगे। इसके बाद भैया कुछ ना बोले। थोड़ी ही देर बाद उन्हें उसी तरह से जगता छोड़कर वे उठे बैठे और अपने कामकाज में लग गए। उस दिन 10 के बजाय उन्होंने 1 बजे दिन के भोजन किया। भाभी अपने स्थान से ना उठी। मैंने ही जाकर खाना परोसा और तब तक बैठी रही जब तक उन्होंने अच्छी से खाना लिया। उस दिन का खाना क्या था, जो कुछ भाया, 2-4-10 कौर खाकर भैया उठने लगे तो मैंने कहा, अभी आपने खाया कहाँ? बस और भूख नहीं है, और वे उठ गए। अब मेरे सामने प्रश्न आया कि क्या करूं। आखिर जाकर भाभी को मनाने लगी, पर उन्हें तो आज भूख ही ना थी। भैया ने बार बार मुझे अनुरोध करते सुन लिया तो कड़क कर बोले, बीनू खुशामद क्यों करती है? जिसको भूख लगेगी आप खाएगा, जा तू भोजन कर ले। उस दिन मुझे और भाभी दोनों ही को निराहार रहना पड़ा। कुछ दिन पहले छोटे भैया देवधर की भांति और कौन नहीं रहता। बड़े भैया का शासन, मझले भैया का शासन और उस पर भाभीियों की हुकूमत, सबको सहन करते हुए बड़े मजे से स्कूल के अध्यापकों की फर्माबरदारी का सर्टिफिकेट भी उन्होंने पा लिया था। उन्हें देखकर मालूम पड़ता था कि उनका जीवन ही गुलामी करने के लिए बनाया गया है, या यूं कहे कि विनयशीलता का गुण उनमें सबसे प्रमुख था। पर इधर के उनके आचरण को देखकर तो मैं उन्हें अपना वह छोटा भैया मानने को तैयार न थी। उनमें इतने साहस और इतनी दृढ़ता की मैं तो कल्पना भी ना कर सकती थी। मेरा तो अब भी विचार है कि छोटी भाभी की दृढ़ता उन्हें दृढ़ बनाए हुए थी। जिस दिन से वे घर से निकले थे उसी दिन से उस छोटे से मकान में एक परिणत वयस्क अनुभवी गृहस्थ की भांति रहते थे। संध्या समय उन्होंने घर छोड़ा था। बड़े भैया के अनुरोध से केवल उसी दिन घर आकर भोजन किया था, पर प्रातःकाल से ही सब कुछ जुटा लिया, जैसे इस दिन के लिए वे पहले से ही पूरी तरह से तैयार हों। छोटी भाभी में भी उस दिन से ना जाने कहां से सद्बुद्धि आ गई। जिसे देखो वही आकर उनके प्रबंध और परिश्रम की प्रशंसा करने लगता। सरन नाई ने आकर कहा, छोटी बहू के घर से आ रही हूँ। बड़ी भाभी ने उत्सुक होकर पूछा, देखा ही कैसे रहती है? सरन ने उत्तर दिया, और तो चाहे जैसी हो, पर छोटी बहू परिश्रम खूब करती है। घर तो 4 ही दिन में ऐसा कर लिया कि थोड़ी देर बैठने को जी चाहता है। यह सुनकर भाभी को कैसा लगा यह तो नहीं कहा जा सकता, पर वे कुछ अप्रतिभ अवश्य हो गई। पर तुरंत ही बोली, अरे भाई अब अपना घर है, करेगी नहीं तो कौन करने आएगा? यहाँ भी तो करती थी, क्या तब भी इसी तरह काम करती थी? तुम ही बताओ बहन। सरन बेचारी क्या कहे, उसने सिर हिला दिया, पर भाभी यूं कब छोड़ने वाली थी। बोली, तुम तो देखती थी बिना कलह के घर में कौर नसीब होता था। आखिर सरन को कहना पड़ा, ठीक कहती हो बहू जी, अपना घर अपना ही घर होता है। भाभी, मेरा जीवन तो इस घर में ही यूं ही गया, ना कभी अच्छा खा पाई ना अच्छा पहन पाई, दिन रात गृहस्थी के जंजाल में पिसते ही बीता।
जब से ब्याह कर आई हूँ तब से ना कभी सास का सुख देखा ना देवरानियों का। मेरी ओर देखकर बोली, ननद बेचारी का तो देखती ही हो, वह जब कुछ करने लायक हुई तो पराए घर की हो गई। सरन हंसकर कहने लगी, बहू जी यह तो मैं कैसे मानूं, आप ही तो इतने बड़े घर की मालकिन है, आपकी बात किसने कब टाली है। इतने इतने बड़े देवर आपकी आज्ञाकारी हैं, आज अलग हो गए तो क्या मुंह तो आप ही का ही देखते हैं। भाभी, नहीं सरन, यह सब कहने की बातें हैं, किया कराया कौन मानता है, आपको ही खाती है, छोटों को इतना ख्याल कहाँ। सरन, मैं कैसे मानूं बहू जी, 2-3 दिन से बराबर देख रही हूँ छोटे बाबू का मुंह सूख कर कुमला गया है। सब काम करते हुए भी छोटी बहू की हर वक्त आंखें भीगी रहती हैं। वे अलग रहकर क्या सुखी हैं, क्या वे अलग रह सकेंगे। भाभी, सब रह सकेंगे, ना रह सकते तो क्यों जाते, उन्हें निकाला किसने था, अपने आप चलकर ही तो गए हैं। इस समय तक रामू का उपद्रव असहनीय हो गया था। वह माँ से खाने के लिए कोई चीज मांगते मांगते थककर स्वयं लकड़ी लेकर भीतर पहुंचा था और उसी के सहारे ऊपर रखे हुए कटोरदान को गिरा दिया था। कटोरदान के गिरने से नीचे रखी बोतलें चूर चूर हो गई थी, इसलिए भाभी शीघ्रता से उधर चली गई। वैसे शायद मुझे ही भेज देती, पर उधर 2-4 दिन से मुझसे वे थोड़ा कम बोलती थी। उनके चले जाने पर मैंने धीरे से सरन से पूछा, छोटी भाभी मेरी भी को याद करती हैं। क्यों ना करेंगी, तुम तो उनकी जबान पर ही रखी रहती हो। तो भी आश्चर्य है, तुम 4 दिन से एक बार भी उन्हें देखने ना गई, कहकर वह मेरे मुंह की ओर देखने लगी। फिर बोली, बड़ी बहू जब तक आ रही है तब तक हो आओ, आओ तुम्हारी चोटी गूंद दूं। कंघी और तेल की शीशी वह जाकर स्वयं उठा लाई और बिना कुछ कहे मेरे केश कूदने लगी। तब मैंने चलकर कहा, मेरी तो इच्छा है थोड़ा छोटी भाभी को जाकर देखाऊं। एक हाथ से केशों को थामकर और दूसरे से कंघी लगाकर वह बोल उठी, तो बाधा क्या है, कहीं दूर तो नहीं है, अन्नपूर्णा का मंदिर तो दूर है, पर वह मकान तो यह रहा। अरे मैं सोच तो जानती हूँ, तो क्या बहू जी कुछ कहेंगी, ना कभी ना कहेंगी, और तुम्हारे लिए छोटी और बड़ी दोनों भाभी एक सी है, कहो तो मैं साथ चलूँ। अच्छी बात है, जरा भाभी से कह दूँ फिर चलूँगी। सरन के हाथ और कंघी दोनों मेरे केशों में उलझ रहे थे, वह उन्हीं के सुलझाने में लगी रही, बोली नहीं। मेरे भी मन में एकाएक एक घटना याद आ गई। सामने वाले आले में चीनी का एक फूटा मर्तबान रखा है, उस पर अकस्मात मेरी दृष्टि जा पड़ी और उससे संबंध समस्त बात याद आ गई। 6-7 महीने पहले छोटी भाभी के गांव से कोई आदमी आया था, उसी के हाथों उनके मायके वालों ने थोड़ी सी मिठाई और कुछ अमरूद भेज दिए थे। बड़ी भाभी बरामदे में बैठी रामू के कपड़े रख रही थी। बड़े भैया, क्योंकि वही प्राय घर पर रहते हैं, जब हंसते हुए उन्हें उठाकर भीतर लाए और बड़ी भाभी को यह कहकर देने लगी कि लो रखो। ये क्या है, भाभी ने पूछा। अरे है क्या है, मिठाई और फल है, ससुराल से आए हैं। बड़ी भाभी ने समझा शायद उनके मायके की सौगात है, झटपट बोली, इधर ले आओ, भैया राधाचरण के लड़के का मुंडन हुआ होगा। बड़े भैया ने भी मानो उन्हें चिढ़ाने के लिए ही नाटक किया था, हंसकर बोले, मुंडन तो हो गया है, परंतु यह तुम्हारे मायके से नहीं आया है, यह तो देवधर के ससुराल से एक आदमी लाया है। भाभी का मुंह छोटा सा हो गया, परंतु उसको छिपाते हुए कहने लगी, देवधर की ससुराल से क्यों, क्या किसी का ब्याह है। अरे नहीं, सो कुछ नहीं, यूं ही भेज दिया है। गरीब आदमी ही इस तरह लेना देना जानते हैं, जिनके पास कमी नहीं है वे ही लेन देन में संकोच करते हैं। मतलब, इसका मतलब यही कि राधाचरण के लड़के का मुंडन भी हो जाए और तुम्हें पूछा तक न जाए। भाभी, अजी चलो रहने दो, मैं क्या भूखी हूँ, और इस तरह लाकर जो दिखा रहे हो सो क्या मोहन भोग भेज दिया, लाओ देखूं तो। यह कहकर उन्होंने खोल कर देखा, फिर क्रोध से फुफकार कर बोली, इसी पर इतना फूल रहे थे, ये सड़े गले अमरूद हमारे यहाँ इन्हें कौन पूछता है, और यह बरसों की पड़ी मिठाई जानवर बिना छुए ले जाओ, जिसके लिए आई है उसी को दे दो। उन्होंने मिठाई और अमरूदों की पोटली बड़े जोर से आंगन में फेंक दी। पोटली के धक्के से खड़ी की हुई चारपाई के हिल जाने से बर्तनों की टोकरी उलट पड़ी और झंझना कर बड़े वेग से बर्तन गिर पड़े। मैं छोटी भाभी के कहने से मर्तबान उठाकर ऊपर रख रही थी, वह मेरे हाथ से छूट गया और दूसरे मर्तबान से टकरा गया। बड़ी भाभी उधर कुपित हो रही थी, परंतु उनके कान शायद हम लोगों की ओर ही थे। आवाज सुनते ही वे चिल्ला पड़ी, क्या फोड़ डाला, सब सत्यानाशी इकट्ठे हुए हैं, एक भी काम करने को दे दिया जाए तो बस फिर क्या, इस पर इतने मिजाज की पैर जमीन पर नहीं पड़ते, मानो अपने घर में तो पलना ही भूल झूलती हो। मैं चुप रही, छोटी भाभी भी चुप रही। बड़ी भाभी ने उनकी 7 पीढ़ियों को स्वर्ग से बुलाकर खरी खोटी सुना डाली, आज की सड़ी गली मिठाई और अमरूदों का भी जिक्र कर दिया। छोटी भाभी के आगमन से अब तक जितने भी नुकसान हुए थे सब उनके मत्थे मड़कर उन्हें क्या क्या नहीं कह डाला, पर छोटी भाभी चुपचाप सुनती रही, बल्कि पीछे से आकर मेरा मुंह बंद कर लिया कि मैं कुछ ना कह सकूं। आखिर मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया। वे हंसती हुई बोली, ये तो उनके मुंह के फूल हैं,
उनसे तुम्हें वंचित करके मैंने जो तो अपना स्वार्थ साधन ही किया है रानी। जीजी मेरे जीवन से सदा बसंत की सुगंध बसाए रहती है, नहीं तो मैं कब की हताश हो गई होती। मैंने उसी तरह हंसी में कहा, इस सुगंध से तुम ही अपने अंचल को सुरभित करो भाभी। तुमने मुझे उससे वंचित करके मेरा जो नुकसान किया है उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। वह टूटा हुआ चीनी मिट्टी का मर्तबान आज भी उस दिन की घटना की कहानी मौन शब्दों में कह रहा है। यह सब याद करके मेरी आंखों में आंसू के 2 बूंद छलछला आए। उन्हें मैंने अपनी साड़ी के आंचल से पोंछ डाला। मालूम पड़ता है रामू के कान खींचे गए थे, इसलिए माँ बेटे साथ साथ लौटे तो माँ छोड़ती ही ना थी। बेटा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, अंत में हार कर रामू ने कहा, मुझे छोड़ दो। क्यों? माँ ने पूछा। मैं तेरे घर ना रहूंगा, तू मुझे बहुत मारती है। रामू बोला। कहाँ जाएगा? चाचा के घर जाकर रहूंगा, चाची मुझे प्यार करती है। माँ ने बेटे का हाथ झटक दिया और कहा, जा जा निकल जा यहाँ से, जा चाची के घर। अब आया तो घर में घुसने ना दूंगी। भाभी ज्यों ही मारने को बड़ी, रामू भागकर मेरी गोद में छिप गया और सिसक सिसक कर रोने लगा। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेर कर कहा, इतना रोता काहे को, अब कोई ना मारेगा। भाभी ने डांटते हुए कहा, चल इधर चल, अभी से इतनी मुजोरी। रामू मेरी गोद में अपने को छिपाते हुए चिल्लाया, बुआ जी। नहीं तो मेरा राजा बेटा है ना, राजा बेटा कहीं माँ को इतना गुस्सा दिलाते हैं? माँ की बात माननी चाहिए ना। नहीं, मैं तो चाची के पास रहूंगा बुआ जी, तुम मुझे पहुंचा दोगी? माँ ने चाची और सुधा को निकाल दिया है ना। सरन ने शायद पहले ही बात पर ध्यान दे पाया था, इसलिए वह बोली, बाबू तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें चाची के पास पहुंचा दूंगी। बोलो चलोगे? रामू, हाँ। सरन, ठीक है, मेरे साथ चलना। मैं बोली, पर चाची तो ऐसे लड़कों को घर में घुसने ना देगी। जानता है जो लड़का अपनी माँ से लड़ता है उसको चाची कभी अपने पास नहीं रखती। रामू, मैं तो नहीं लड़ता हूँ, माँ ही मुझे मारती है। क्या मैंने जानकर बोतलें फोड़ दी? सच बुआ जी, मैंने तो जानकर नहीं फोड़ी, परंतु लड़कों को गुस्सा भी तो नहीं करना चाहिए, मैंने कहा। सरन मेरा जुड़ा बांध चुकी थी। बोली, अब मैं बड़ी बहू का सिर भी गूंद दूँ, तब कहोगी तो चलूंगी। मैं बोली, अच्छा। मैं उठकर भाभी के पास चली गई। मैं जानती थी भाभी मुझे रोकेंगी नहीं, वही हुआ। उन्होंने कह दिया, जाती क्यों नहीं, मनाई तो नहीं है। मैं, रामू और सरन तीनों घर से निकल कर चले। छोटी भाभी सुधा को नहलाकर उसके बाल सुखा रही थी, झट से मुझे बिठाने लगी। मैंने कहा, भाभी इस तरह तुम क्या मुझे पराया बना डालोगी? क्या मैं अपने आप बैठने के लिए आसन भी तलाश ना कर सकूंगी? भाभी ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, मैंने तो सोचा था इस घर में तुम्हें यह सब कहाँ मिलेगा। और भी एक बात थी, तुमने तो अब तक खबर ही ना ली थी। मैं तो यही समझ बैठी थी कि घर से निकलकर मैं सबके मन से भी निकल गई। कभी ऐसा हो सकता है भाभी? वही तो देखती हूँ, भाभी ने कहा। भाभी, पर इस घर में कितने दिन और रहोगी? मैं क्या इच्छा से आकर रही हूँ? कहते कहते उनका मुंह फीका हो गया। फिर बोली, रानी तुम जानती हो क्या मेरे व्यथा नहीं होती? अगर मैं अपना हृदय दिखा सकती तो तुम्हारे भैया का मुंह देखती हूँ तो मुझे रुलाई आती, परंतु इसके सिवा और कोई उपाय तो नहीं है। बोलो है? मैं क्या उत्तर देती, चुप रही। प्रसंग बदलने की चेष्टा करते हुए मैंने रामू से, जो अब तक सहमा हुआ मेरे पास बैठा था, कहा, ले उठ जा अपनी चाची के पास। अब तब तो चाची चाची ही कर रहा था। भाभी ने रामू को गोद में खींचकर प्यार कर लिया। कहा, बेटा अब तो चाची को भूल जा, देख मैं तो तुझे भूल गई थी। अपनी माँ को अब प्यार किया कर। रामू कुछ नहीं बोला। इस समय पड़ोस की एक लड़की ने आकर कहा, रामू को उसकी माँ बुलाती है, ले जाऊं? मुझे बहुत बुरा लगा, भाभी को भी लगा होगा, यह उनकी आकृति से प्रतीत होता, परंतु हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला। वह लड़की रामू से बोली, चल रामू। रामू और सुधा मिट्टी की गोली गीली करके मकान खड़ा करने लगे थे। रामू ने कहा, मैं नहीं जाता। लड़की ने रामू का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती खींच ले गई। शायद ऐसा ही आदेश उसे रहा होगा। भाभी ने ठंडी सांस लेकर कहा, चलो अच्छा ही हुआ, रामू रहता तो तुम्हें आज ही जाना पड़ता, अब 2-1 दिन रह लोगी। मैंने कहा, शायद नहीं, बड़े भैया को देख रेख आजकल विशेष रखनी पड़ती है। भाभी तो अपने को ही नहीं संभाल पा रही, इस परिवर्तन से सब अस्त व्यस्त सा जो हो गया। आज असमय ही भैया देवधर लौट आए, मुझे देखकर बोले, अरे आज तो बीनू भूल पड़ी है। भाभी, आज कैसे आ गए? यूं ही सिर में दर्द था, तब से तबीयत तो ठीक है ना? भैया देवधर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर में मुझसे पूछने लगे, बीनू बड़े भैया की नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या श्रीधर नहीं संभाल सकते? मुझे कुछ मालूम न था। भाभी ने कहा, क्या कहते हो, दादा नौकरी करेंगे? जरूरत होगी तो क्यों ना करेंगे, 3 मील सवेरे जाएंगे, 3 मील शाम को चल कर आएंगे। मैंने सुना है उन्होंने एक कारखाने में नौकरी कर लिया। कहते कहते उनकी आवाज भर गई। इस घटना के बाद मेरा रहना जरूरी ना था, इसलिए थोड़ी देर बाद मैं चली आई। भाभी ने भी नहीं रोका, केवल इतना ही कहा, जल्दी किसी दिन आना।
मैंने कहा आऊँगी। मैं भैया देवधर के साथ संध्या होते होते घर पहुँच गई। बड़े भैया घर पर मौजूद न थे, न मझले भैया ही आए थे। भाभी बैठी एक मालिन से बातें कर रही थी। शायद देवर देवरानी के आचरण पर ही टीका टिप्पणी हो रही होगी।